एपिसोड 7 एंड 8। अर्जुन की कार मुंबई के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट ब्लू स्टार के सामने आकर रुकी। ये रेस्टोरेंट काफी फेमस था और यहाँ पर अमीर और पावरफुल लोग ही लंच करने आया करते थे। ब्लू स्टार रेस्टोरेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। बिना मेंबरशिप के कोई यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाता था और हर मेंबर के मेंबरशिप में करीब 10 लाख रुपए खर्च होते थे। ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर ट्रेडिंग ग्रुप के हेड राजेश शर्मा खड़े थे। उनकी कंपनी माल को विदेशों में भेजना और उन्हें अपनी कंट्री में लाने का काम करती थी और मुख्य रूप से कलाकारी वस्तुओं का ही कारोबार करते थे। राजेश खुद 3 अरब के अमीर आदमी थे और वह इस शहर के फेमस कलेक्टर भी थे। राजेश अपने साथ ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपने बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ खड़े थे। ये देखकर वहां रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी के कस्टमर हैरान थे। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की हुई राजेश जी को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी राजेश जी इस तरह से किसी के आने पर रिएक्ट नहीं करते थे। कुछ लोगों ने एक दूसरे से पूछा, क्या ये ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के मालिक और ट्रेडिंग ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष राजेश शर्मा ही हैं? अगर वह है तो फिर वह इस तरह से किसका इंतजार कर रहे हैं? तभी दूसरे लोग बोले, सच में ये बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य है। राजेश जी जैसा अरबपति इतनी रिस्पेक्ट के साथ एंट्री गेट पर खड़े होकर इंतजार किया जा रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ब्लू स्टार की एंट्री गेट पर खड़े सभी लोगों को देखा तो वह अपने कार के अंदर से ही एक पल के लिए चौंक गया। वह घर के जॉर्ज की तरह देखा और धीरे से बड़बड़ाया, क्या मैं नहीं कहा था कि मेरी प्रोफाइल को लो रखें? किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तो ये सब प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? जॉर्ज अर्जुन की बात सुनकर अपनी नजरों को नीचे झुकाए और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यंग मास्टर, अध्यक्ष राजेश शर्मा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किए हैं। जॉर्ज की बात सुनकर अर्जुन अपने कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तुरंत जाओ और अपने दोस्त को बता दो कि वह मुझसे अकेले में मिले। अर्जुन की चौथी को सुन जॉर्ज धीरे से सिर हिलाया और कार को पार्किंग एरिया की तरफ ले जाने के लिए ऑर्डर दिए। राजेश जी आज के चीफ गेस्ट का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हुए ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। उनके बगल में उनका बेटा रोहित शर्मा भी खड़ा था। रोहित ने अपने एक हाथ को पैंट की पॉकेट में डाल रखा था और वह नाराजगी से बड़बड़ाया, डैड, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वह इंसान बहुत घमंडी नहीं है? ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है, पर वह इंसान अभी तक नहीं आया। राजेश जी अपने बेटे की बात सुनकर उसे तिरछी निगाहों से देखें और धीमी आवाज में बोले, अपने जवान को संभाल कर रखो। हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्हें जरा सा भी तुम्हारी बातों की भनक भी लग गई तो वह यहाँ से चले जाएंगे और अगर वह चले गए तो बहुत बुरा होगा। इसलिए अगर कोई गलती की तो बाद में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। रोहित नाराजगी से मुंह बना लिया, उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसके बूढ़े डैड किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए अपने साथ यहाँ खींच लाए थे। हालांकि इतनी देर इंतजार करने के बाद भी रोहित अभी तक उस आदमी का एक झलक तक नहीं देख पाया था, इसलिए उसे और भी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। वही राजेश जी के साथ खड़े सारे एम्प्लॉय भी थोड़े कंफ्यूज थे और थोड़े परेशान भी थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सर से कुछ पूछ सके। वही रोहित को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दांतों को पीसते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये सब क्या बकवास है? आखिर यह आदमी है कौन जिसके लिए हम सब यहाँ पूरे एक दिन से इंतजार कर रहे हैं? लेकिन अभी तक मुझे उसकी एक झलक भी नहीं दिखाई दी। हालांकि वह अपने डैड के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल नाराजगी से राजेश जी के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे ही राजेश जी को फोन आया, वह अपने बेटे को साथ लिए वही रेस्टोरेंट में एक साइड कॉर्नर में बने प्राइवेट रूम की तरफ चले गए। जैसे ही उसे रूम का डोर ओपन हुआ, रोहित ने अंदर बैठे 2 लोगों को देखा, लेकिन उसकी नजर अर्जुन पर ठहर गई। वह दांत पीसते हुए मन में बोला, क्या बकवास है? अब क्या ये वह बड़ा पावरफुल इंसान है? पर देखने में तो यह एक नंबर का भिखारी लगता है। मेरे डैड इतने अंधे तो नहीं हो सकते हैं ना? आखिर इस आदमी में मेरे डैड ने क्या देख लिया? ये तो रोड पर चलने वाला कोई मजदूर जैसा दिख रहा है।
ये सब सोचते हुए रोहित को अर्जुन को देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। वह घर कर अर्जुन की तरफ देखते हुए मन में बोला, इस मजदूर आदमी के कारण वह आज बाहर मौज मस्ती के लिए नहीं जा सका। वही राजेश जी अपने बेटे की सोच से बिल्कुल विपरीत अर्जुन और जॉर्ज के पास गए और अपने दोनों हाथों को जोड़े और होठों पर मुस्कुराहट लिए आगे की तरफ बढ़े। वह जॉर्ज की तरफ देखते हुए बोले, प्रेसिडेंट थॉमस, फाइनली आप यहाँ आ गए। जॉर्ज राजेश जी की बात सुनकर मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिला दिया। वही राजेश जी पास में बैठे अर्जुन की तरफ देखा और बस अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया। राजेश जी की नज़र जॉर्ज के बगल में बैठे उस शख्स पर गई। अभी राजेश जी जॉर्ज से कुछ पूछते हैं, उससे पहले ही जॉर्ज राजेश जी की तरफ देखते हुए बोला, यह मेरे यंग मास्टर हैं मिस्टर अर्जुन कपूर, और इस बार आपकी कंपनी को फाइनेंस यही करेंगे। जॉर्ज की बात सुनकर राजेश जी अपने मन ही मन सोचने लगे, यंग मास्टर, वह भी प्रेसिडेंट जॉर्ज थॉमस के। राजेश एक अच्छी कंपनी का अध्यक्ष था और उसकी संपत्ति भी कही थी। वह मुंबई शहर में काफी नामी व्यक्ति थे। हालांकि वह अपने सामने खड़े शख्स जॉर्ज से तुलना नहीं कर सकते थे, जिनकी संपत्ति 10 मिलियन से भी अधिक थी। लेकिन उनका भी बिजनेस की दुनिया में अच्छा खासा नाम था। ऐसा कहा जाता था कि जॉर्ज थॉमस एक सीक्रेट रिच फैमिली के लिए काम करते हैं और वह फैमिली इस पूरी दुनिया की आधी से अधिक संपत्ति पर कंट्रोल रखता था। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस फैमिली का यंग मास्टर काफी खतरनाक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था, तो उसे व्यक्ति से सतर्क रहना जरूरी था। ये सब सोचते हुए राजेश जी ने बड़ी घबराहट में अपने हाथ को आगे बढ़ा दिए। वह बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अर्जुन की तरफ देखें और धीमी आवाज में बोले, सॉरी यंग मास्टर मिस्टर कपूर, आपको पहचान में मुझसे गलती हो गई। उम्मीद है कि यंग मास्टर कपूर मुझे माफ कर देंगे। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और राजेश जी से हाथ मिलाने के लिए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और बिना किसी भाव के बोले, प्रेसिडेंट शर्मा, मुझे अभी अपने कुछ काम खत्म करने हैं, इसलिए जल्दी से जो भी बातें करनी है उसे निपटा लें। मैंने मिस्टर जॉर्ज से सुना है कि आपकी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है। मुझे आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताएं। राजेश जी एक नज़र वही साइड में बैठे जॉर्ज थॉमस की तरफ देखे, जो कि अभी अपनी आंखें बंद किए आराम कर रहे थे। राजेश जी ने फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, हमारी कंपनी विदेश में भी कलाकृतियों का मार्केट ओपन करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका और इटली में इस पर काम भी काफी अच्छी तरीके से हो रहा है। इसलिए अनुमान के तौर पर हमें 1 अरब रुपयों की जरूरत है। प्लीज आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। हम आपको इस साल की अंत में 25% शेयर और बोनस भी देंगे। 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही राजेश जी के पास 3 अरब की संपत्ति हो, लेकिन वो अपने 1 अरब को हुए में गंवाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अर्जुन राजेश जी की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया, 1 अरब। वो अभी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उन्हें यही लग रहा था कि शुरुआत में ही 1 अरब मांगना कुछ ज्यादा ही है, पर वह ये भी जानते थे कि अभी वह जिससे यह मांग रहे हैं, उनके अलावा इस पूरे शहर में ऐसा कोई भी दूसरा इंसान नहीं है जो उन्हें इतनी रकम देने के लिए सक्षम हो। हालांकि अर्जुन के आगे कहे शब्दों को सुन राजेश जी चौंक गए। यहां तक कि उनका बेटा रोहित, जो कि अभी अभी रूम के एंट्रेंस पर खड़ा अर्जुन को नीची नजरों से देख रहा था, वह भी चौंक गया। अर्जुन राजेश जी की तरफ देख बिना किसी भाव के बोले, मैं 2 अरब फाइनेंस करूंगा, लेकिन मुझे 40% शेयर चाहिए। ये कहते हुए अर्जुन हल्का मुस्कुराया, जैसे वह कोई छोटी सी बात कर रहा हो। राजेश जी अर्जुन की बात सुनकर हैरान थे। 2 अरब, क्या ये कोई सपना तो नहीं? राजेश जी को ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उन पर मेहरबान है। ये कितना आश्चर्य की बात थी। उनकी कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी 3 अरब है, फिर भी सामने बैठा शख्स उसकी कंपनी पर 2 अरब इन्वेस्ट करने को रेडी हो गया है। ये बहुत ही भयानक था। क्या अर्जुन की बातों में कुछ बात सीक्रेट थी? हालांकि राजेश जी 40% शेयर कर देने के लिए अभी भी तैयार थे। वह अर्जुन की तरफ देखकर बोले, यंग मास्टर, क्या आप वाकई में मुझे 2 अरब रुपए देने वाले हैं? क्या सच में आप मेरी कंपनी में 2 अरब इन्वेस्ट करने वाले हैं? ये बात राजेश जी बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन के जवाब का इंतजार करना सही समझा।
अर्जुन कुछ सेकंड तक शांत रहा और फिर बड़े ही लापरवाही से बोला, बहुत कम, ये तो मुझे बहुत कम लग रहा है। क्या मैं थोड़ा और जोड़ सकता हूँ? राजेश जी जैसे ये सुन तो वह हैरानी से अपने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, क्या थोड़ा और? राजेश जी जैसे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, 2 अरब अभी काफी है। आखिर यह काफी होना ही था। इन 2 अरब के साथ राजेश जी को पूरा भरोसा था कि वह विदेश में अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, और जब उन्हें सक्सेस मिल जाएगा तो उनकी कंपनी 10 अरब से अधिक तक मुनाफा कमा सकते हैं। राजेश जी तुरंत अपने असिस्टेंट को रूम के अंदर आने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में उनका असिस्टेंट वहां मौजूद था, उसके हाथ में एक लंबा सा बॉक्स था। राजेश जी तुरंत अपने असिस्टेंट के हाथ से वह बॉक्स लिया और अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए बोले, यंग मास्टर, ये स्पेशल गिफ्ट आपके लिए है। यह विदेश की सबसे बड़ी पेंटर के हाथों से बनी सबसे महंगी पेंटिंग है। मैंने इसे कई सालों से संभाल कर रखा है, और आज मैं इसे अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए आपको देना चाहता हूँ। अर्जुन राजेश जी की तरफ देखकर बोले, क्या ये पेंटिंग मिस्टर चक्रवर्ती की बनाई हुई है? वह स्पेशल पेंटिंग है। इसके बारे में मैंने काफी सुना है, और जिसकी कीमत करीब 10 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। राजेश जी बस अपने सर को धीरे से हिला दिए। हालांकि राजेश जी जानते थे कि अर्जुन के इन्वेस्ट की तुलना में ये पेंटिंग कुछ भी नहीं है। अर्जुन राजेश जी की बात सुनो बिना कुछ बोले बस अपने सिर हिला दिया। वही जॉर्ज थॉमस राजेश जी की तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट शर्मा। और इसके बाद वह राजेश जी के हाथों में पड़ी पेंटिंग को लिए एक नजर अर्जुन की तरफ देखकर तुरंत खड़े हो गए। अर्जुन भी खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले चुपचाप उसे प्राइवेट रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। जॉर्ज थॉमस भी उनके साथ ही रूम से बाहर आए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले, अर्जुन की नजरें एक पूरे आदमी को पूरा सूट बूट पहने हुए सामने से आते हुए देखे। वह बूढ़ा आदमी अर्जुन की तरफ देखकर बोला, यंग मास्टर, प्लीज रखिए, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक आनंद देशमुख हूँ। उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर अर्जुन और जॉर्ज दोनों के ही कदम रुक गए, और उसे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगे। वही आनंद जी जब जॉर्ज को अर्जुन के पीछे खड़ा देखा, तो उन्हें एक झटका सा लगा। अब वह सोचने लगे कि मतलब ये बात सच है कि ये यंग मास्टर इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। मिस्टर देशमुख होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए अर्जुन और जॉर्ज थॉमस की तरफ देखकर बोले, यंग मास्टर मिस्टर कपूर और प्रेसिडेंट थॉमस, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों आज यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। यह इस ब्लू स्टार रेस्टोरेंट का प्लेटिनम कार्ड है। अगर यंग मास्टर बुरा ना माने तो कृपया वहीं से ले ले। मिस्टर देशमुख आज अर्जुन से अपना परिचय बढ़ाना चाहते थे। अर्जुन एक नज़र मिस्टर देशमुख के कार्ड की तरफ देखा, उसे मिस्टर देशमुख की तरफ देखकर बड़े ही शांत आवाज में बोला, थैंक यू। फिर अर्जुन अपने पीछे खड़े जॉर्ज की तरफ देखा और कुछ इशारा किया, जिसे समझकर जॉर्ज मिस्टर देशमुख से बोले, मिस्टर देशमुख, मेरे यंग मास्टर को लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन पसंद नहीं है। अगर कोई पूछे तो। अभी जॉर्ज बोल ही रहे थे कि उससे पहले ही मिस्टर देशमुख बोले, मैं समझ गया प्रेसिडेंट थॉमस। प्लीज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरे अलावा और कोई भी इंसान यंग मास्टर की पहचान नहीं जान पाएगा। अर्जुन बस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और ऑफिस जॉर्ज के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वह तुरंत सामने खड़ी अपनी रेंज रोवर को देखा और आगे बढ़ने वाला था कि उससे पहले ही रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर ही उसकी मुलाकात अनिका से हो गई। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। अनिका अर्जुन को देखकर बोली, अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए अनिका थोड़ी हैरान थी। पीछे खड़े मिस्टर देशमुख और मिस्टर शर्मा अनिका के ऐसे पूछने पर उसे अजीब तरह से देख रहे थे। पर तभी अर्जुन अनिका की तरफ देख बिना किसी भाव के बोला, मैं यहाँ अपने किसी जरूरी पेपर के लिए आया था। अर्जुन की बात सुनकर अनिका ने अजीब नजरों से उसे देखा और उसका मुंह बन गया। अनिका सोचने लगी, यह एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, ना कि कोई अपने पेपर्स लेने के लिए। अनिका को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उसके पति अर्जुन को ना देख ले। वह भी सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक आदमी की आवाज आई, डिप्टी मैनेजर अनिका, ये आपके पति है जो कि किसी मजदूर की तरह दिखाई दे रहा है।
वैसे इतना भी बुरा नहीं है, एक रखेल से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। उस शख्स की आवाज में अजीब सी कड़वाहट थी। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक मोटा आदमी, जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था, उसे उपहासपूर्ण नजरों से घूर कर देख रहा था। इससे तुम्हें क्या लेना देना? चाहे मैं रखेल हूं या नहीं, क्या मैं तुम्हें जानता भी हूं? अर्जुन ने मुंह बनाकर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, और फिर उस आदमी को पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से जाने के बारे में सोचा। अर्जुन जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह मोटा आदमी, जो कि इतनी आसानी से अर्जुन को नहीं छोड़ने वाला था, वह तुरंत अर्जुन के रास्ते में आ गया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अब लोगों को अनदेखा कर रहे हो? बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने सुना है कि तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया है और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो, और अब हमारे डिप्टी मैनेजर अनिका तुम्हारे रहने के खर्च भी उठा रही हैं। तुम जैसे आदमी की यही औकात है कि तुम सिर्फ किसी के रखेल ही बन सकते हो। उस आदमी की इन बातों को सुनकर अर्जुन के भान सिकुड़ गए। वह बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा था। अगले ही पल अर्जुन उस आदमी को पहचान लिया, अतुल नारायण, जो कि अनिका की कंपनी में एक मार्केटिंग मैनेजर था। उस आदमी ने अनिका को परेशान करने की कोशिश की थी और अर्जुन ने उसे सबक सिखाया था, और आज जब उसे इंसान ने अर्जुन को देखा तो वह उसे उसकी इंसल्ट करने लगा। वह बेशर्मी से अर्जुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। अनिका के दूसरे कलीग अब अर्जुन को अजीब नजरों से देख रहे थे। वह भी अर्जुन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, जो कि एक मेहनती इंसान था, लेकिन अब वह एक मामूली डिलीवरी मैन बन चुका था। अनिका अपने सभी एम्प्लॉय के बीच में खड़ी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसे सर मेहंदी की महसूस हो रही थी। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन, जल्दी यहाँ से वापस जाओ। जब अतुल ने ये सुना तो उसकी भवें तन गई और उसकी आंखों में अर्जुन के लिए घृणा के भाव और भी ज्यादा गहरे हो गए। सारे एम्प्लॉय हंसने लगे, यहाँ तक कि अब अर्जुन की बीवी भी उसे शर्मिंदा कर रहे थे। वह सच में कितना असफल आदमी है। अब अर्जुन एक मिनट भी और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह वहां से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन अतुल ने ऐसा नहीं होने दिया। वह भी और भी अर्जुन का मजाक बनाना चाहता था। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, सुनो, अब तुम यहाँ से मत जाओ। अर्जुन, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? तुम्हारी बीवी ने अभी अभी 1 लाख रुपए के बल पर साइन किया है। कल हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो तुम 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी कभी हासिल नहीं कर सकते। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर जश्न नहीं मनाना चाहते? 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसे पाने में कामयाब हो गई। पर वह अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि बीवी भी उसके साथ इस तरह से रिएक्ट कर रही है। वह अपने मन में बोला, वह अनिका, अगर तुम्हें पता होता कि मैं ही वह इंसान हूं जिसने तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में सबसे बड़ी मदद की है, और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भी मैं ही हूं, तो इतना सोचो। शांत होकर सामने खड़े अतुल की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी भी अपनी बेटी को देखने हॉस्पिटल जाना है। लेकिन अतुल भी एक नंबर का ढेर था। वह उसे जान देने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चला गया। यहाँ तक कि उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इनवाइट दिया है और आप खाना नहीं खाना, ये तो गलत बात होगी ना? आप तो सिर्फ उसके रखे हैं, और आप कौन होते हैं इतने नखरे दिखाने वाले? अतुल के साथ ही साथ बाकी के कलीग भी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किया, और अब अर्जुन को मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। हालांकि अर्जुन एक कोने में अकेला खड़ा था, जबकि अनिका अपने सभी कलीग के साथ बैठी थी, और वह काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उन सभी से इस बारे में बात कर रही थी कि उसने कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया। डिप्टी मैनेजर अनिका ने बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हासिल किया क्योंकि किसी ने आपकी मदद की थी। उन सभी कलीग में से एक सुंदर दिखने वाली लड़की ने हैरानी से अनिका से पूछा, वह कौन था? उसे लड़की की बात सुनकर अनिका ने धीरे से अपना सर हिलाया। वह सबकी तरफ देखते हुए बोली, कंपनी के मैनेजर मिस्टर राय मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। वह मुझे खाने पर इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल एक फोन कॉल आने के बाद उन्होंने अचानक कहा कि वह मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे और मुझे ईमानदारी से माफी भी मांगेंगे। ये बोलते हुए अनिका की नजर अचानक से अर्जुन की ओर चली गई, जो कोने में बेसट खड़ा था।
वह दुखी और निराशा महसूस करने में खुद को नहीं रोक पाए। उसे उम्मीद थी कि वह व्यक्ति अर्जुन होगा, लेकिन वह जानती थी कि यह पॉसिबल ही नहीं है। वह लड़की एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, वह क्या बात है? लगता है कोई डिप्टी मैनेजर पर फिदा है। और आप उस इंसान की क्रश है, जो कि आपके इस कांटेक्ट में आपकी मदद किया है। वह लड़की जानबूझकर तेज आवाज में बोल रही थी, ताकि वह अर्जुन को सुना सके, और यह जताना चाह रही हो कि देखो तुम कितने बड़े निकम्मी हो कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी को कोई और अपना बनाने वाला है, पर तुम अभी भी बेवकूफ की तरह खड़े हो। सच में इतना बड़ा निकम्मा कोई हो सकता है? जब वहां मौजूद सारे एम्प्लाई खुशी खुशी बातें कर रहे थे तो अर्जुन उलझन भरी भाव के साथ आगे बढ़ा और बोला, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। उन्हें मेंबरशिप की आवश्यकता होती है, और केवल वही शख्स खाना खा सकता है जो इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप हासिल किया हो। अतुल को यकीन नहीं हुआ कि ब्लू स्टार कोर्ट में वास्तव में मेंबरशिप की जरूरत होती है, और मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए साल में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता होती है। जो लोग यहाँ खाना खाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, वह लोग सच में कितने अमीर होंगे? अनिका तुरंत परेशान भाव से खड़ी हो गई और बोली, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी दूसरी जगह जाना चाहिए? उसने आज अपने सभी फ्रेंड्स को खाना खिलाने का वादा किया था, लेकिन ये सोचना कि इस जगह के लिए मेंबरशिप की आवश्यकता थी। अनिका पहली बार यहाँ आई थी। तभी एक कलीग ने कहा, क्या आप सीरियस हैं, मैनेजर अतुल? हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। मैनेजर अतुल, कुछ सोचिए। मैंने सुना है कि ब्लू स्टार रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। अगर सचमुच कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता तो चलिए हमें कहीं और चलना चाहिए। उनमें से कुछ लोग परेशान होने लगे थे और हंगामा करने लगे थे। अर्जुन महसूस करने लगा था कि उसने सिर्फ अनिका का ट्रस्ट जीतने के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन वह 10 लाख के मेंबरशिप का कार्ड कहां से हासिल करेगा? हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं चले जाते? इस जगह के लिए मेंबरशिप की जरूरत होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अतुल ने सबकी तरफ देखा और अपने कंधे उठा दिए। जो लड़की पहले बड़े जोर से बोल रही थी, उसका नाम रिया था। वह अतुल के अंडर में काम करती थी। रिया अपनी लंबी टांगों को हिलाते हुए अतुल की ओर बढ़ गई और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, मैनेजर अतुल, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। क्या आपने नहीं बताया था कि आप यहाँ के मैनेजर को जानते हो? उससे कहा कि वह हमारे लिए एक दूसरे टेबल को बुक करवा दे। ये सुनकर अनिका और दूसरे कई उम्मीद भरी नजरों से अतुल की तरफ देखने लगे। अब अतुल बड़े ही अजीब स्थिति में था। वह किसी मैनेजर को नहीं जानता था। जब उसने ऐसा कहा, तो वह केवल लोगों के सामने अपनी शेखी बघाड़ने के लिए कहा था। क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? चलो, यहाँ से हम उन्हें परेशान क्यों करें? हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। यह मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। अतुल ने तुरंत जवाब दिया। दूसरा रेस्टोरेंट इतना महंगा नहीं था। वहाँ 8 लोगों के लिए खाने की कीमत लगभग 1000 ही होती थी। वह भी जोश जोश में आकर सभी को खाने के लिए इनवाइट करने की कोशिश की, इसलिए शायद अनिका इसके लिए धन्यवाद देगी। हालांकि कुछ लोग बहुत ही परेशान थे। रिया ने अनिका की तरफ देखा और उसकी तरफ गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि उसे अनिका से जलन हो रही थी। एक लड़की इतनी कम उम्र में डिप्टी मैनेजर कैसे बन सकती है? और मैनेजर अतुल प्रेसिडेंट दोनों ही उसे पसंद थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो दिखने में सुंदर है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं सिर्फ सुंदर ही नहीं हूँ, बल्कि समझदार भी हूँ। तो फिर यह बदसूरत आदमी इस अनिका के पीछे परवाह क्यों करते हैं? रिया अपने मन में बोली। तभी अतुल अनिका की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। डिप्टी मैनेजर अनिका को भी नहीं पता था कि इस जगह के लिए मेंबरशिप की जरूरत होती है। चलो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। अनिका ने माफी मांगने के लिए सर झुकाया। आई एम सॉरी, फ्रेंड्स। मैं इसके लिए खुद को गलत समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। आई थिंक हमें दूसरे रेस्टोरेंट चलना चाहिए। मुझे वैसे भी सबको पार्टी देना है। और मैनेजर अतुल सही कह रहे हैं। कुछ एम्प्लाई ने अनिका की ओर ठंडी निगाहों से देखा और फिर दुखी होकर वहां से चलने लगे। जैसे ही वहां मौजूद एम्प्लाई की भीड़ जाने के लिए तैयार हुए, तभी एक तेज आवाज सबके कानों में गई, मेरे पास मेंबरशिप का कार्ड है। क्या तुम सब इसका इस्तेमाल करना चाहते हो?
वही कोने में खड़े अर्जुन ने बिना किसी भाव के कहा। आखिरकार उनका विरोध नहीं कर सका। अनिका अभी भी उसकी बीवी थी और उसे उसके साथ खड़े होकर बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता था। अर्जुन की बात सुनकर अतुल थोड़े घमंड के साथ बोला, क्या सच में तुम्हारे पास इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप है? अर्जुन, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो ये सब तुम्हें नहीं मारेंगे। क्या तुम जानते हो कि अभी तुम कहाँ खड़े हो? इस रेस्टोरेंट में हर साल कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अतुल ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखकर कहा। उसके आसपास खड़े सहकर्मी भी अर्जुन को नफरत के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन सब के हाव भाव में अर्जुन के लिए उनका मजाक झलक रहे थे। अनिका भी अर्जुन की बात सुन हैरान हो गई थी। वह अर्जुन को अजीब तरह से देख रही थी और फिर उसे खींचने के लिए आगे बढ़ी। वह उसे एक साइड लेकर गई और धीमी आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हें इस वक्त हाना के पास हॉस्पिटल जाना चाहिए। अर्जुन अनिका को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। उसकी मदद नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से चला गया। हालांकि अतुल को इस वक्त बड़ा मजा आ रहा था और वह अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। वो अनिका की तरफ देखते हुए बोला, डिप्टी मैनेजर अनिका, क्या आपके हस्बैंड का कहना है कि उनके पास इस रेस्टोरेंट के मेंबरशिप का कार्ड है? तो उन्हें हमारे लिए एक टेबल बुक करने के लिए कहिए। क्या करते हो? या तुम्हारे चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कुराहट है? वह बस ये देखना चाहता था कि अर्जुन खुद को बेवकूफ कैसे बनता है। क्या उसने अभी नहीं सुना कि ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में सिल्वर मेंबरशिप कार्ड के लिए कम से कम 1 लाख रुपए हर साल देना पड़ता है? कोई बात नहीं, बस अर्जुन को सबके सामने मूर्ख बने दो। इस तरह अनिका शायद उससे बहुत निराश होगी और इसका मतलब है कि मेरे पास उसे पाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर बोली, अर्जुन, बेवकूफी करना बंद करो और जल्दी करो और वापस जाओ। कहते हुए निकाह अपने अंदर के गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे समय में अचानक क्यों आना पड़ा? क्या इतना शर्मनाक होना मजेदार था? जब भी उसके कलीग उसके पति के बारे में बात करते थे तो वह पहले से ही अपना सर नहीं उठा पाती थी। हमेशा उसे निराशा ही महसूस होता था और अब अर्जुन सबके सामने आज में घी डालने का कोशिश कर रहा है। ये बात उसे पागल कर रही थी। अर्जुन अनिका की तरफ देखते हुए शांत भाव से बोला, अनिका, मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है। फिर अपनी जेब से प्लेटिनम कार्ड निकाला और उसे सबके सामने लहराकर दिखाने लगा। अतुल और वहां मौजूद बाकी लोग हैरान हो गए थे। क्या उसके पास सच में कार्ड था? हालांकि कुछ देर सोचने के बाद अतुल की स्थिति और भी ज्यादा ताना मारने वाली हो गई थी। अतुल अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्जुन, ये डिलीवरी मैन है। तुम जैसे डिलीवरी मैन के पास इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड नहीं हो सकता। ये सब नहीं सही है। वही अर्जुन बिना किसी भाव के अतुल को देख रहा था, जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। इससे अतुल को गुस्सा आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि अर्जुन इतना शांत क्यों है? क्या उसके हाथ में पकड़ा वह कार्ड सच में रियल है? इम्पॉसिबल कभी भी सही नहीं हो सकता। तभी रिया अपनी लंबी एड़ी वाले सैंडल को पहने हुए बड़े ही अदा के साथ चलकर अर्जुन के पास आए और उसके हाथ से वह कार्ड छीनकर एक घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसा कि डिप्टी मैनेजर अनिका के पति ने कहा कि यह मेंबरशिप कार्ड है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। वहीं एक साइड डिस्क पर चली गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अनिका आए और वह गुस्से में सिर्फ अपना पैर पटक सकती थी। अर्जुन को गुस्से से डर रही थी। वह अर्जुन को घूरते हुए बोली, अर्जुन, तुम बहुत नीचा दिखा रहे हो। आदमी दिखावा करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अब जब उसका झूठा सबके सामने आने वाला था तो न केवल उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा बल्कि उसे लोगों के सामने निशा महसूस होगा। अतुल और बाकी के लोगों के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट बढ़ गई थी। अतुल शक्ति तरफ देखकर हंसते हुए बोला, आओ आओ, तुम सभी आओ। आज हम लोग अर्जुन की हेल्प से इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो देखते हैं कि अर्जुन के पास इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप है या नहीं। ये कहते हुए अतुल काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि अर्जुन खुद का ही मजाक बना रहा है। उसने खाने के लिए बहुत सी बातें सोच ली थी कि वह आज अर्जुन को सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत करेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। बाकी के लोग भी अर्जुन और अनिका को देख रहे थे
और साथ में अर्जुन और अनिका को उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास लेकर गए। जैसे मानो उन्हें डर होगी कहीं अनिका और अर्जुन यहाँ से भाग न जाए। फ्रंट डेस्क के पास खड़े होकर रिया अपने हाथ में पकड़े कार्ड को लहराते हुए, एक नज़र उसे देखते हुए रिसेप्शन पर बैठी लड़की की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम इस कार्ड को चेक कर सकती हो कि ये कार्ड हमारे लिए प्राइवेट रूम बुक कर सकता है। वहां मौजूद हर कोई सांस रोके खड़े थे और अर्जुन को मूर्ख बनते हुए इंतजार कर रहे थे। यही सोच रहे थे कि कैसे वह अर्जुन का मजाक बनाए। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ने रिया के हाथ से कार्ड लिया और उसे स्वीप किया। फिर अचानक से उसके चेहरे पर घबराहट से दिखने लगी। वह इस घबराहट के साथ पूछी, मिस, क्या यह आपका कार्ड है? रिया उस लड़की की तरफ देखी। फिर वह अपने उंगली से इशारा करते हुए अर्जुन की तरफ दिखाए, जो कि वही सामने खड़ा था। अर्जुन की तरफ इशारा कर हंसते हुए बोली, ये कार्ड मेरा नहीं है, ये कार्ड तो उस आदमी का है। फिर मन ही मन हंसते हुए बोली, क्या बात है, ये बेवकूफ आदमी खुद ही अपना मजाक बना रहा है और उसके साथ साथ अपनी बीवी अनिका का भी सर मान सम्मान खत्म कर देगा। ये बहुत बढ़िया है। वास्तव में यह आदमी खुद ही अपना मजाक उड़ा रहा है। प्रियामणि मन खुशी से उछल रही थी। वह इस खुशी के साथ अनिका की तरफ देखी, जो थोड़ी उदास दिख रही थी। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, डिप्टी मैनेजर अनिका, आपके पति वाकई में एक बेहतरीन इंसान हैं। अनिका बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। उसने अर्जुन को गुस्से से घूर कर देखा। वह उसे डांटना वाली थी कि तभी सामने बैठी रिसेप्शन पर वह लड़की अचानक से भागकर बाहर आ गई और फिर अर्जुन के सामने रिस्पेक्टफुली खड़ी हो गई। बहुत बड़े ही रिस्पेक्ट से बोली, सर, आप हमारे रेस्टोरेंट के प्लेटिनम मेंबर हैं। आपके लिए स्पेशली एक प्राइवेट रूम पहले से ही बुक है। प्लीज आप मेरे पीछे आइए। अभी तक आसपास खड़े सभी जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, एकदम से उनकी हंसी गायब हो गई। सभी को कोई होश नहीं था कि आखिर अचानक से क्या हो रहा है। इस लड़की ने क्या कहा कि उसके लिए एक स्पेशल रूम बुक है। रिया सबसे पहले बोलने वाली थी। वह थोड़ी तेज आवाज में अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तुमने क्या कहा कि इस आदमी के पास तुम्हारे रेस्टोरेंट का प्लेटिनम मेंबरशिप है? जरा ध्यान से देखो, वह एक डिलीवरी मैन है, एक रखेल। वह प्लेटिनम मेंबरशिप कैसे प्राप्त कर सकता है? अतुल भी हैरान रह गया। उसने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि वह आज अर्जुन का सबके सामने बहुत मजाक बनाएगा, लेकिन अर्जुन के प्लेटिनम मेंबरशिप होने की अचानक बात सामने आने से वह चौंक गया था। उसे ऐसा लगा कि उसके गले में गांठ फंस गई हो। अनिका कंफ्यूज भरी नजरों के साथ उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख रही थी और फिर अर्जुन की ओर देखने लगी। क्या उसका पति के पास ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में प्लेटिनम मेंबरशिप का कार्ड सचमुच था? उसने अतुल के मुंह से सुना था कि इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए साल के कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। यानी कि प्लेटिनम मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए तो उसे और भी ज्यादा पैसे खर्च करने हुए होंगे। वही वह रिसेप्शनिस्ट बड़े ही रिस्पेक्टफुली मुस्कुराते हुए बोली, मैं गलत नहीं हूं, यह एक प्लेटिनम कार्ड है और हमारे रेस्टोरेंट में केवल 8 प्लेटिनम कार्ड ही जारी किया गया है, जहां सभी प्लेटिनम कार्ड वाले मेंबर के लिए एक प्राइवेट रूम बुक है।